अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मोनिबा आसिफ और नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और काफ़ी लोगों का ना आज लंबी छुट्टी के बाद पहला दिन होगा अपने ऑफिसेस में, स्कूल कॉलेजेस में। तो जनाब हम पहले पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन करते रहे, फिर छुट्टियों में भी ईद शोज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहे ताकि आप लोगों की, लाहौरियों की जो ईद है ना उसका मज़ा दुबाला हो सके। और छुट्टियों के बाद दोबारा से मेरे ख्याल से रूटीन में आना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम तो करना है क्योंकि काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब हम नए दिन का आगाज़ करते हैं, जैसे ईद उल फितर में हम सब गिले शिकवे भुलाकर एक हो जाते हैं और लोगों से गले मिलते हैं, अपनी अनाएं छोड़ देते हैं, अपनी जो ईगोज़ हैं उनको कम करके, उनको कुर्बान करके एक दूसरे से मिलते हैं जाके। और यही हुस्न होता है ये तमाम तर त्योहारों का कि आप लोग एक दूसरे से जाके मिलें, जो पुराने आपके रिश्ते हैं, जो रूठ जाते हैं, जो बिछड़ जाते हैं, उनको जाके मनाएं, गले मिलें, ईदी लें, ईदी दें और इन तमाम तर तलखियों को पीछे छोड़ दें। तो क्यों ना यही रूटीन आगे भी हम बरकरार रखें ताकि किसी का बुरा ना सोचा जाए, किसी से ज्यादती ना की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से भी बचा जाए। जिस तरह ये रूटीन एक चलती आ रही थी कि हमने जनाब रमज़ान में एक प्रैक्टिस अपनाई हुई थी कि हमने कोई गुनाह नहीं करना, कोई ऐसी लोगों के साथ बात नहीं करनी जिसकी वजह से किसी का दिल बुरा ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। तो ये प्रैक्टिस हमें अभी भी बरकरार रखनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड करना चाहिए। और हज़रत अली करमल्लाहु वजह का एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉल है कि मोमिन के लिए ना हर वो दिन ईद का दिन होता है जिस दिन वो गुनाह ना करे। बड़ा खूबसूरत और बड़ा खूबसूरत एक पैगाम है उनका कि आपका दिन हर वो दिन ईद जैसा होगा कि जिसमें आप गुनाह नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि गुनाह कोई बड़ा ही हो, गुनाह छोटा भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है कि आप किसी का दिल दुखा देते हैं, जाने अनजाने में किसी का हक मार लेते हैं, हक तलफी कर लेते हैं। जनाब इस तरह की चीज़ों से भी हमें परहेज़ करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि जो एक महीना हमें सिखा कर जाता है ना, ये रमज़ान का बरकतों वाला और फजीलतों वाला महीना, इससे हमें सीखना चाहिए। और जो बाकी 11 महीने होते हैं ना, उन महीनों में भी इसकी प्रैक्टिस को, इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से ना हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए इन तमाम तर चीज़ों को जिसमें हम एक महीना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज रखते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बाकी 11 महीने भी जो हमारे होते हैं ना वो भी इसी तरह अच्छे गुजरे, खुश भी रहें आप लोग और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। और जनाब ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ जिन पे हम डिटेल में आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। और दिन का आगाज़ जिस तरह जनाब मौसम के हवाले से जान लेना बेहद ज़रूरी है कि दिन का आगाज़ किस तरह का रहेगा, आगे मौसम किस तरह का रहेगा। क्योंकि जनाब आजकल जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, सूरज की चमक दमक है और गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और सूरज जो है अपनी किरणें बिखेरता हुआ नज़र आ रहा है। और सुबह सवेरे जब आज भी आप घर से इस वक्त निकल रहे होंगे या सुबह के वक्त जब मैं भी घर से निकली थी ऑफिस के लिए, तो जनाब सूरज ना पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था और गर्मी महसूस हो रही थी कि तपिश उसकी किस तरह ज़मीन पर पड़ रही है और कितनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। बागों का शहर कहलाता है लाहौर, लेकिन बागों का शहर अब खुश्क और गर्म दिखाई दे रहा है और गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जनाब अगर इससे पहले देखा जाए तो ईद पर भी थोड़ा सा मॉडरेट मौसम हमने देखा और फील भी किया कि हवाएं भी चल रही थी और मौसम थोड़ा सा खिला खिला सा भी महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से ईद हमारी काफ़ी अच्छी गुजर गई। और उससे पहले की अगर रमज़ान शरीफ की बात कर ली जाए तो जनाब रमज़ान में शुरू के रमज़ान जो गुज़रे, हमारे रोज़े जो गुज़रे वो तो बहुत ही अच्छे गुज़रे क्योंकि बारिशें हुई और जिसकी वजह से हवाएं चल रही थी, बारिशें हो रही थी और हमारा जो रमज़ान था 15 रोज़े थे तकरीबन, वो तो इतने अच्छे गुजर गए कि पता ही नहीं चला कि किस तरह गुजर गए हैं। तो अब जो ग्रेजुअली बताया जा रहा है कि जनाब
गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो क्या आज का मौसम किस तरह का रहने वाला है, आज कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, हम उस हवाले से जानेंगे। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनकी तरफ चलते हैं और मौसम का अहवाल उनसे जानते हैं। सामिया बताइएगा, मौसम किस तरह का रिकॉर्ड किया जाएगा आज? जी बिल्कुल मुनीबा, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है आज गर्म रिकॉर्ड किया गया है। यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि आज सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा। अगर मैं दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी तो है, इस वक्त सूरज जो है अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन साथ साथ जो है ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज जो हवा की रफ्तार है वो 7.2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। तो आज सारा दिन यही देखा जाएगा कि सूरज भी चमकेगा, लेकिन साथ साथ जो ठंडी हवाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि रवां दिनों में जो है वो बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यही इम्कानात है कि वीकेंड पर जो है एक बार फिर बारिश जम के बरसेगी, तो मौसम जो है वो इसी तरीके से ही तब्दील होता रहेगा। अगर मैं बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी की तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि आपको तो पता था कि पहले जो थी वो ईद थी, तो ईद की वजह से जो था वो इतनी ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, लेकिन मामलाते जो ज़िंदगी है वो एक बार फिर से बहाल हो गई हैं। तो आज फिर से जो है वो सड़कों पर हमें ट्रैफिक देखने में नज़र आई है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें भी इजाफा हो गया। अगर इसी तरीके से मैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ तो जोहर टाउन का जो है वो 115 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और FC कॉलेज का जो है वो 119 रिकॉर्ड किया गया है। तो यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि अब जो 2-3 दिन है वो मौसम इसी तरीके से गर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, मौसम गर्म रहेगा, लेकिन ये मुझे बताइएगा सामिया कि आज कितना टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि सुबह सवेरे ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, तो पूरा दिन क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा? बिल्कुल, अगर मैं दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम जो है वो इसी तरीके से गर्म रहेगा, लेकिन शाम के टाइम हमें ये देखने में नज़र आएगा कि शाम के टाइम जो मौसम है वो एक बार फिर सर्द हो जाएगा। अगर मैं रात के टाइम के दर्जा हरारत की बात करूँ तो वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन जो दिन का जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा ही होता जाएगा। जनाब, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी और मौसम का अहवाल हमारे साथ शेयर कर रही थी। और सामिया, मुझे बताइएगा कि आज का जो टेम्परेचर है वो कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि सुबह सवेरे ही हमने देखा है कि जनाब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, तो पूरा दिन किस तरह का रिकॉर्ड किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना और कम से कम कितना रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आज जो दोपहर के टाइम है जो मौसम है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी मौसम जो है वो सर्द होता जाएगा। रात के टाइम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि सूरज जो है वो भी इस वक्त अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन साथ साथ जो ठंडी ठंडी हवा जो है वो भी चल रही है। ठीक है जी, आज भी मौसम जो है इसी तरह का रहने वाला है। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, मौसम का अहवाल बता रही थी, और जिस तरह उन्होंने कहा कि जनाब आज भी मौसम गर्म रहने वाला है। और अगर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो आज लाहौर शहर जो है वो दूसरे नंबर पर है फ़ज़ाई आलूदगी में। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर निकलें तो अपना ख्याल रखें, पानी की बॉटल अपने साथ रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं। तो जनाब सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमें मौसम का अहवाल बता रही थी। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और कुछ तारीख़ के पन्नों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और तारीख़ के आईने में अगर आज का दिन देखा जाए तो आज के दिन मारूफ इस्लामी मुहक्किक और जनाब पाकिस्तान के एक मारूफ मजहबी स्कॉलर और तंजीम
इस्लामी के बानी सरबराह डॉक्टर इसरार अहमद का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को भारत के ज़िला हरियाणा में पैदा हुए थे और आप पाकिस्तान, भारत, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में अपना दायरे असर रखते थे और आप तंजीम इस्लामी के बानी भी थे जो पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत के क़याम की ख्वाहां हैं। और आपने 100 से ज़ायद कुतुब तहरीर की जिनमें से कई का दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुका है और आपने कुरान करीम की तफसीर और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई जामे किताबें भी तसनीफ़ की हैं और तंजीम इस्लामी की तश्कील के बाद आपने अपनी तमाम तवानाइयाँ तहकीक व इशाअत इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी थी। मशहूर भारतीय मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से उनके करीबी ताल्लुकात भी थे और इसी ज़िम्न में उन्होंने भारत के कई दौरे भी किए अपनी ज़िंदगी में और आलमी सतह पर आपने मुफस्सिर कुरान की हैसियत से ज़बरदस्त शोहरत हासिल की और बिला मुबालगा उनके सैकड़ों ऑडियोज़, वीडियोज़, लेक्चर्स इस वक्त मौजूद भी हैं जिनकी दुनिया की कई ज़ुबानों में तराजुम भी हो चुके हैं और बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस उभारने में वो अहम तरीन किरदार अदा किया है जो तारीख़ में कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। तो जनाब आज डॉक्टर इसरार अहमद की सालगिरह मनाई जा रही है, यौम पैदाइश मनाया जा रहा है उनका और अगर तारीख़ में देखा जाए तो उनका बड़ा ही नाम है, बहुत ही मशहूर स्कॉलर के नाम से वो जाने जाते हैं, मुहक्किक हैं और पाकिस्तान के एक मजहबी और मारूफ स्कॉलर हैं और तंजीम इस्लामी के बानी सरबराह भी वो ही हैं। जनाब आज उनका यौम पैदाइश है और जिन हवाले से ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। अब आगे बढ़ते हैं एक और शख्सियत के हवाले से। जनाब आपको बता दें कि नामवर पाकिस्तानी गुलकारा और अदाकारा कोमल रिजवी ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बिज़नेस टाइकून से शादी कर ली है जिसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर किया और कोमल रिजवी ने इंस्टाग्राम पर ग्रे रंग के रूसी लिबास में अपनी जो पिक्चर्स थी वो शेयर की जिसमें उनके हमरा उनके शौहर अली उपल मौजूद थे। ताहम गुलकारा के अचानक इस ऐलान के बाद उनके मद्दाह थोड़े से हैरान ज़रूर हुए और कोमल रिजवी की पोस्ट पर ना सिर्फ मद्दाह बल्कि शोबिस से वाबस्ता मारूफ शख्सियात उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे थे और उनके शौहर अली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलिकॉन वैली में $1 मिलियन कंपनी के सीईओ और शरीक बानी अली का शुमार मुबैना तौर पर आईटी नेटवर्क और 5G की $1 ट्रिलियन की सनत में सबसे ज़्यादा बाअसर अफराद में होता है और ये कुछ पिक्चर्स थी उनकी शादी की जो ख़ास करके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जनाब मशहूर हो रही थी, वायरल हो रही थी। उनके निकाह की, उनकी मेहंदी की, उनकी बारात की जो घर पे ही मेरे ख्याल से उन्होंने छोटा सा एक फंक्शन रखा था और उसमें कोमल रिजवी को बड़ा ही खूबसूरत जनाब ये ग्रे कलर का जो जोड़ा था पहने हुए भी हमें नज़र आई थी और हमारी तरफ से जनाब उनको अपनी नई ज़िंदगी की हम मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह उन्हें इसी तरह खुश रखे। अब आगे बढ़ते हैं। शादी की कुछ बात कर ली है लेकिन जनाब आपको बताएं कि तलाक की खुशी मनाते हुए खातून ने शादी के जोड़े को आग लगा दी है और फ़ोटोशूट बहुत ज़्यादा वो वायरल हो गया है। अमरीकी खातून ने तलाक मिलने की खुशी मनाते हुए अपनी शादी के सफ़ेद जोड़े को आग लगा दी और लाल जोड़े में करवाया गया जो उनका नया फ़ोटोशूट है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली तलाक याफ्ता खातून लॉरेन ने 10 साला शादी टूटने की दिलचस्प अंदाज में अपनी खुशी मनाई है। सबका खुशी मनाने का अपना तरीका होता है और लॉरेन की जानिब से शादी के मौके पर पहना गया उनका जो सफ़ेद जोड़ा था वो जलाते हुए और लाल जोड़े में शादी टूटने की खुशी मनाते हुए खूबसूरत फ़ोटोशूट उन्होंने करवाया और बताया ये जा रहा है मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग तलाक को बुरा समझते हैं, तकलीफ दे और मुश्किल समझते हैं लेकिन ये आज़ादी है।
अगरचे वो अपने दोनों बच्चों को अपने शौहर के साथ मिलकर पालें पोसेंगी, लेकिन अलैदगी के बाद उनकी जो तकलीफ़ कुछ कम हो जाएगी। और ये पिक्चर्स जो थी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही थी, जिसमें उनका जो शादी का जोड़ा था वाइट कलर का, जो उन्होंने गाउन पहनी हुई थी, जो उन्होंने अपनी शादी पे पहनी थी जनाब, उसको वो जला रही थी और वो रेड कलर की गाउन पहननी थी और वो अपनी जो तलाक का जश्न मना रही थी और खुशी का इजहार कर रही थी। सब अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनका सेलिब्रेशन का अपना अपना तरीका होता है, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी ही दिलचस्प खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में घर में काम करने वाली खातून को सांप ने काट लिया। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में एक ख़तरनाक वाक़े के बाद दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब खातून को काटने वाले सांप को उसका शोहर बोरी में डालकर अस्पताल ले आया। और मीडिया के मुताबिक सफ़ीपुर कोटवाली के इलाके में जनाब शहरी की बीवी को किचन में काम करते हुए सांप ने काट लिया और जिसके कुछ देर बाद ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी उस वक्त, और जिसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद ना खातून के शौहर को घर में पेश आए वाक़ये से आगाह किया गया, तो वो हॉस्पिटल पहुंचने के बजाय घर चला गया, जहां उसने सांप को ढूंढ कर पकड़ा और फिर इसे बोरी में डालकर उसे हॉस्पिटल ले आया। और मीडिया के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जनाब बोरी में सांप समेत हॉस्पिटल देखकर ना वहाँ के जो लोग थे उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और ऐसा करने की वजह पूछने के बाद मिलने वाले जो जवाब था ना उसको भी सुनकर लोग बहुत ही हैरान हुए थे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हॉस्पिटल में जो नरेंद्र था उन्होंने बताया कि सांप को यहाँ लाने की वजह ये थी कि इसको देखते हुए मेरी बीवी का इलाज किया जाएगा ताकि उनको पता चले कि ये कौन सा सांप है, ये किस नस्ल का सांप है, इसका जहर किस तरह का हो सकता है, फिर उसी हिसाब से जहर निकालने की टेक्निक जो है वो की जाए और उसकी वैक्सीन या उसका इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी उन्होंने ये काविश की है कि जनाब वो सांप को ले आए हैं, लेकिन लोग जो है पहले जज कर लेते हैं। और वैसे बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की ये जनाब और दिलचस्प सी न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उनसे बेहतर इलाज और एहतियात जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब रमज़ान में हमने फुल प्रोटीन्स ली हैं, चिकन खाया है और चिकन से बने समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, वो भी एक मखसूस वक्त में हासिल की हैं। और इसके बाद ईद आ गई, तो ईद में तो यूँ कह लें कि जनाब दावतों और ईद मिलन पार्टीज़ की बदौलत हमने हर पल चिकन और गोश्त को खूब खाया है, जिसकी वजह से हमारी रूटीन भी अभी खासी डिस्टर्ब हुई है और मैदा भी हमारा अब पनाह मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि बस करो कुछ और भी खा लो। और इसके साथ साथ पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन का भी हमें सामना रहता है और गर्मी जितनी ज़्यादा होती जा रही है डिहाइड्रेशन हो जाती है। ताहम अपनी रूटीन को कैसे हमने ठीक करना है और क्या डाइट प्लान रखें जिससे जो हमारा मैदा है उस समेत हमारा पूरा जिस्म एक ट्रैक पर चल पड़े, और हेल्दी डाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं और वो कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं, जो जिस्म में जो सुपर पावर्स हैं उनका किरदार अदा कर सकती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी को कैसे दूर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब हमने लेने हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं डॉक्टर अतिया गुल है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद एज यूजुअल खाते पीते दावतें और वो सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू अवेयरनेस काफ़ी बचत हो गई। स्पेशली जैसे अभी आप कंप्लेंट्स बता रही हाँ थी, जी, ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो डिहाइड्रेशन की, डेफिनेटली लोगों को साइन एंड सिम्टम स्किन से पता चल रहा है। दूसरी जो सफरिंग है वो है उनकी किडनी और स्टमक। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्योंकि प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एक नॉर्म्स हैं कि अगर आपको किसी की दावत करनी है तो यू हैव टू कुक चिकन। अच्छा, पहले क्योंकि आपकी 30 डेज़ की रूटीन ये थी कि आपका एक यू वर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, आपने पानी एक ख़ास मिकदार में पीना था, फिर एक टाइम पे पीना था, ठीक है, वो तो आप उस चीज़ को लेके चलते रहे। उसमें थोड़ा ये हुआ कि हम प्रोटीन पे तो इतने नहीं थे लेकिन फ्राइड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा थे। उसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज़ थे जो स्टमक को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे थे, और पानी का हमारा किडनीज को कर रहा था। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो किडनी, पानी, स्किन
सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट। अल्लाह ताला ने इंसान को माशाल्लाह इतना अच्छा वो कुव्वत मुदाफ़त का ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर आप उसको प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कर लें तो यू कैन कवर एवरीथिंग। अच्छा, अब यूँ है कि आपको सबसे पहले तो अपने टाइमिंग्स को ज़ाहिर रीअरेंज करना है। हमारे फजर के, अफ्तार के, सहरी के पहले टाइमिंग्स डिफरेंट थे। आप थोड़ा सा रूटीन इस तरह बना लें कि 5 नमाज़ें हैं, 5 नमाज़ों के साथ अगर आप हर नमाज से पहले 2 ग्लास पानी पीना शुरू कर दें एटलीस्ट 1 वीक के लिए, तो आपको आप एक अलार्म फिट कर लेते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले ब्रेन को ये सिग्नल्स देने हैं कि वी आर बैक टू लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ में हम आ गए हैं। तो वो सिग्नल्स बैठने के लिए यू हैव टू काउंसल योरसेल्फ। अगर आप 15 मिनट अपने आप को दे देते हैं और आज आप ये बैठ के अपनी काउंसलिंग करें कि आपने हर नमाज के साथ या हर स्केड्यूल के साथ पानी आपके पास ज़रूर आना चाहिए। उसकी फटीग से बचने के लिए डेफिनेटली कोई जग, कोई बोतल या कुछ अपने पास रखें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि च्यूइंग पे बहुत आपने अब टाइम देना है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक निज़ाम है कुदरत का कि जब च्यूइंग प्रॉपर आप करते हैं तो जो आपका सलाइवा आ रहा है या जो आपके गट से जितने भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं दे डाइजेस्ट एवरीथिंग प्रॉपरली। फिर क्या होता है कि आप खाते भी कम हैं, ठीक है, आप ओवरलोडेड भी नहीं हो जाते, जो हमने पहले स्टमक को अचानक अफ्तारी के साथ किया। तो डेफिनेटली मैं किसी को ये तो नहीं कहूँगी कि फाकों पे दोबारा आ जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो पोर्शन को कंट्रोल कर ले। और बेस्ट वे उसका ये है, जब आप ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं अब मैंने नहीं खाना तो ऑपोजिट होता है, आप ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज यू गो इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपको ये फील होता है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, फिर चीटिंग डे भी आ जाए, मतलब सब कुछ चलता है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो भी मील ले रहे हैं, एक तो उसका पहले जो भी पोर्शन था उसको आप कम कर लें, ठीक है। दूसरा, आप च्यूइंग स्टार्ट करें। जब आप च्यूइंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पानी की रेसिपी मैंने आपको डिहाइड्रेशन का बता दिया है, पानी ऑलरेडी आपका सलाइवा में बहुत हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद च्यूइंग आपको हेल्प करेगी पोर्शंस को ग्रेजुअली नीचे लेके जाने के और डाइजेस्ट करने के। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो च्यू करके नहीं खाते ना वो ज़्यादा खाते हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये ना ब्रेन सिग्नल, देखिए जो 20 मिनट है ना आपके, सिर्फ वही गेम है। अगर आप उस 20 मिनट में स्मार्टली प्ले कर जाते हैं अपने बॉडी के साथ, तो आप वो वाला लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं जिसको हम हेल्दी, फिट, टमी आपका साथ है, ब्रेन आपका एक्टिव है, यू आर अवे फ्रॉम द ऑल डिजीजेस, स्पेशली जो आपकी गट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद खाएं क्या, फाइबर की तरफ क्यों आना चाहिए? फाइबर की तरफ आप 1-2 हफ्ते इसलिए आएंगे कि उसकी डाइजेशन ईजी है। प्रोटीन को इसलिए अवॉइड करें कि ऑलरेडी आपके पूरे सिस्टम को सिग्नल नहीं मिले हुए, अभी वो अब देखें आज जैसे आप लोगों का इतने दिनों के बाद एज है तो एवरी पर्सन इज लाइक थोड़ा टाइम लगेगा। ब्रेन को भी आप वापस लेके आएं, अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर लेके आए, और उसके लिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को, प्रोटीन को कम करके आपको फाइबर को ज्यादा लेके आना। तो डॉक्टर अतिया ये कहते हैं ना कि जैसे ही फाइबर हम ज्यादा लेते हैं थ्रू फ्रूट्स ले लेते हैं, वेजेस हैं आपके, खास करके रमजान में फ्रूट चाट बनती है, हर घर में बनती है, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है ईद पे वही प्रोटीन्स हम लेना शुरू कर देते हैं, वही नान, रोटी, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है, गोश्त आना शुरू, और ईद के बाद कोई फ्रूट हमारे घर नहीं आता, कोई फाइबर इनटेक नहीं हमारे घर होता, वही गोश्त वाली चीजें दोबारा बनना शुरू हो जाती है। आप अल्लाह ताला की ज़ात का हमारे ऊपर करम चेक करें कि तरबूज आ गया। एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप तरबूज पे सिर्फ एक प्रोग्राम कर लेना तो जो इश्यूज आज आपने हाईलाइट किए हैं, स्पेशली किडनी, स्टमक, गट, डिहाइड्रेशन, अच्छा, वो अल्लाह ताला ने एक करम किया मुसलमानों पे के साथ ही आपके पास, और रेट भी बड़ा कम है, ठीक है। तो आप डेली एक तरबूज की, अच्छा तरबूज के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि मगरिब के बाद जो लोग तरबूज खाते हैं और काला नमक नहीं यूज़ करते, और उनको IBS है जो रिलेटेड टू गट है, स्पेशली ये गैस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसको आमतौर पे लोग समझते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं होता, वो आपका गैस ऊपर को जा रहा होता है। और वो यूँ तरबूज का जो फाइबर है ना, स्पेशली ड्यू टू जो भी चीज़ आपकी कलर्ड है ना, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, फास्ट कलर की चीज़ को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। उसकी बेस्ट टाइमिंग होता है कि जब तक सनसेट नहीं हुआ, सनसेट के बाद आपको चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप हाई जैसे बीन्स आप ले रहे हैं, मटर ले रहे हैं, तो प्लीज़ अदरक का कावा ऐड करें। तरबूज ले रहे हैं तो काला नमक डालें, क्योंकि ऑलरेडी आप एक फास्टिंग से स्विच हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आप तरबूज रात लेट नाइट, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू हॉस्पिटल विद द इंडाइजेशन प्रॉब्लम, हैज़ा हो गया, ठीक है, उल्टियाँ शुरू हो गई। अब एक और बहुत बुरी है कि वो ना बीजों समेत रात को खा जाते हैं। अच्छा, आप बीज दोपहर में खाते हैं तो आपको कुछ नहीं कहता। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको तरबूज का बहुत अच्छा गाइड कर रही हूँ कि जितने आपके इश्यूज हैं
या आपने Gut से प्रोटीन related, ज़्यादा हाँ। खाया, आपने रमज़ान में फास्टिंग ज़्यादा की, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाई, तो उसका एक ही टॉनिक है और वो है आपका वाह जी वाटरमेलन। वाह, ठीक है, क्या पानी बात तो है। है ही है, हाँ। वाटरमेलन है, लेकिन वाटरमेलन से हमने अपनी सेहत को किस तरह मतलब हैजा नहीं करवाना, तो वो रात के वक्त काला नमक यूज़ करें, बीज निकाल लें। और कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए इसके ऊपर। वो ऑलरेडी इतना हाइड्रेटेड। हाँ। अच्छा, पानी का ये मिथ नहीं है कि कोई इंट्रैक्शन नहीं हो जाता है। पानी का सिर्फ ये होता है कि ऑलरेडी आपका स्टमक फिल्ड है उस चीज़ के साथ, ओवर हो जाता है सब कुछ ना, ओके। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेने के लिए, गैप दे लें, लेकिन ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कि ऐसा हैजा हो कुछ भी जाएगा नहीं है। पानी ठीक के है, और साथ। दूसरा स्किन से रिलेटेड लोगों के लिए मैं यह कहूँगी कि तरबूज के बीज सुखा के उसका स्क्रब बना के अगर आप यूज़ करें, तो जो आपको रमज़ान में स्किन प्रॉब्लम्स आ गई है ना, आप उस स्क्रब से मैजिकल इफेक्ट, स्पेशली द पीपल हु कम ऑन मीडिया, ठीक है, क्योंकि आपकी डेड स्किन सब पील ऑफ होनी है, अब ना रीग्रो करवाना है आपने अपनी स्किन। तो मैंने आपको तरबूज, मुझे लग रहा है हम तरबूज पे ज़्यादा बात करें, तरबूज पे करने और दें, हाँ। प्रोटीन का मैं थोड़ा आपको गाइड करूँगी कि वो भी मगरिब के बाद, स्पेशली बीफ और मटन तो मैं कहती नहीं हूँ कि मगरिब के बाद खाना चाहिए, लेकिन चिकन का मैं आपको ये कहूँगी थोड़ा सा अवॉइड कर लें कुछ अरसे के लिए। आपको प्रोटीन ही चाहिए तो गो फॉर द प्लांट। आपको वो दालें हैं आपके पास, काफ़ी ऐसी आपको वेजेस मिल जाएंगी जिसमें आपको वो मिल जाएगा। और जो लोग स्पेशली डायलिसिस की तरफ हैं या किडनीज रिलेटेड उनको इश्यूज़ हैं, तो अगर वो अवॉइड नहीं करेंगे मगरिब के बाद एनिमल प्रोटीन्स को, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई, बच्चे भी वापस स्कूल गए, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर बोटल्स, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर रोज़े रखे हैं, तो लेमन स्क्वीज़ थोड़ा सा कर दें, अच्छा, काला ठीक नमक है। ज़रूर डाल दें, क्योंकि अब जो मोस्ट ऑफ द केसेस आएंगे वो आपके, मुझे लगता है अगला प्रोग्राम बच्चों की डिहाइड्रेशन पे आपको करना पड़ेगा, हाँ। तो उसका पहले ही ये है कि आप पानी की बोतल को प्रिपेयर करें। जो लोग यहाँ पे स्टूडियो आते हैं, बैंक्स जाते हैं, काम पे जाते हैं, अपनी पानी की बोतल प्रिपेयर करें। सिर्फ पानी की आपको कमी नहीं है, आपने नमकियात भी पूरे करने हैं, तो लेमन स्क्वीज़ करें उसमें अपना काला नमक, मैं बार बार काला नमक कह रही हूँ, क्योंकि हाइपरटेंशन लोगों को बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो पता चले कि डॉक्टर साहब ने नमक कहा था तो वो उल्टा हो जाए। काला नमक कह रही हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक यूज़ नहीं करना, नहीं काला अपनी नमक बोटल्स तैयार करें प्लीज। बकरा ईद तक आपने फिर भी कुछ करना है ना, अपनी बोटल्स फिर तो ज़्यादा प्रोटीन खाना है ना। तो वही तो, आपकी बोटल्स प्रॉपर तैयार होनी चाहिए और उसके अंदर मिंट डाल लें, क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो जाएगी आपकी बॉडी। मिंट डाल लें, क्यूकम्बर डाल लें, और आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें पराठे ज़रा अवॉइड कर लें, क्योंकि पराठे आप लेंगे तो आपका लिथार्जिक और बढ़ जाएगा। एटलीस्ट यू नीड अ 1 वीक टू कम बैक टू योर लाइफ। जितनी गर्मी होती जा रही है डॉक्टर अतिया, दिल नहीं करता सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी करने का। आप अंदरूने शहर जाके तो देखिए वो खुशबू से तो वैसे ही आपका दिल होना शुरू हो जाता है कि अच्छा खा ले। उसका बेहतरीन हल ये है कि गो फॉर द लस्सी। दही बहुत बड़ी नेमत है आजकल के मौसम में। दही मुंह पे भी लगाएं, खाएं भी, बालों पे भी लगाएं, क्योंकि दही एक ऐसा गिफ्ट है आपकी गर्मियों का कि आपके A to Z तमाम प्रॉब्लम। अच्छा, और ग्रीन चटनी प्लीज़, अच्छा, दोपहर के खाने में आप ये जितने प्रॉब्लम्स हमने बात की, एक तरबूज मैंने आपको बताया, पानी बताया, फाइबर डाइट बताई, एक चटनी तैयार कर लें जिसमें आपका पुदीना होना चाहिए, अनारदाना होना चाहिए, अम्बियाँ आ रही हैं अब, हाँ, अम्बी आपकी होनी चाहिए, अदरक आपकी होनी चाहिए और लहसुन होना चाहिए आपका। ठीक है, जो आपको गैस के इश्यूज आ रहे हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, खाना ऊपर को आ रहा है, अच्छा, तो वो आपने मुझे कहा कि खाएं कम कैसे, तो जब आप चटनी थोड़ी खा लेंगे ना तो थोड़ा वो भी आपको कवर कर देगा। तो जो आपने डाइनिंग टेबल पे ऐड करनी है वो है चटनी, इमली आलू बुखारे की चटनी, सब्ज़ चटनी। अगर ये 2 चटनियाँ आपके टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं और हाथ इधर उधर चला भी गया है तो वो डाइजेस्ट कर देगी, तो दे कवर यू एज अ प्रोटेक्टर। आप इस चीज़ों को खा लें। और जिन लोगों को 2-3 दिन ये सब कुछ प्रिकॉशंस करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो दे विल गो फॉर द प्रोटीन पम्प इनिबिटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है आपका ये जो हमारे स्टमक में एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसको पम्प, प्रोटीन पम्प कहते हैं, तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है आपकी इस तमाम रूटीन से। तो वो लोग कुछ अर्सा प्रोटीन पम्प इनिबिटर्स ले लें। आई वुड नॉट सजेस्ट एनी नेम, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज लॉन्च करती हैं, लेकिन एक जर्नल साइंटिफिक टर्म्स है प्रोटीन पम्प इनिबिटर। ठीक है, हर कोई ले सकता है। जी 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 20 mg की लोअर डोज जो है, मैंने आपको बताया कि 3 दिन डाइट कंट्रोल के बाद भी आराम नहीं आ रहा, अच्छा, ठीक तो है, डोंट गो फॉर ओनली टोटकास, इट मींस समथिंग हैज हैपेंड टू योर स्टमक। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टमक को शुरू में नहीं पकड़ेंगे तो विल गो टूवर्ड्स अल्सर। ठीक है, तो ऐसे ही है कि आप ठीक है डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, बट आफ्टर 3-4 डेज यू आर फीलिंग कि नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, तो एक दफ़ा डॉक्टर को चेकअप करवा लें। और मेरा सजेशन है कि गो फॉर द प्रोटीन पम्प इनिबिटर लोअर डोज में,
उससे ये फ़र्क होगा कि स्पेशली जो स्मोकर्स हैं दे आर बैक टू देयर रूटीन। और जब आप स्मोकिंग ज़्यादा स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन आपको सिग्नल देता है एसिड रिलीज़ करने का। अब सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो स्मोकर्स को आ रहा है कि कुछ हजम ही नहीं हो रहा, सब कुछ ऊपर को आ रहा है, वो आपका स्टमक रिलीज़ कर रहा है उस एसिड को जिसको यू कैन कंट्रोल विद द प्रोटीन पंप इनहिबिटर। तो वो लोग जो थोड़ा इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमें डाइट से भी कवर नहीं हो रहा था, आराम से अब मिल जी जाएगा। 20,000 नामों से अवेलेबल है, ठीक है, बट नेवर गो फॉर द 40 mg। 40 mg आपने तब लेना है जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। 20 mg आपने तब लेना है जब लिटिल बिट इंडाइजेशन आपको हो रही है। इकोनॉमिकल भी है ये। ओह टू मच, क्योंकि सबसे पहले जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है ना, हर कोई ये कहता है कि हमारी पॉकेट पे कोई चीज भारी ना पड़े। नो, इट्स वेरी रीजनेबल। दूसरी चीज़, जो लोगों की ज़रा एज ज़्यादा है, 45 प्लस में है, उनको इंडाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं स्पेशली ईद, तो वो अपने जो आपका सर वाला हिस्सा ना बेड का, उसके नीचे 2 ईंटें रख लें, ठीक है। हाँ जी, तो वो थोड़ा ऐसे एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो 20,000 दवाइयाँ ख़रीदने से अच्छा है कि अगर आप बेड को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे आपके पाँव वाली साइड पे, उसको थोड़ा तकिया, मैं इसलिए नहीं आप कह रही तकिया क्यों नहीं बता रही, सर्वाइकल्स बहुत इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि तकिया होना कैसा चाहिए। लेकिन ये वाला जो टिप मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जिसमें आपके जो पायदान है उसके नीचे 2 ईंटें रख लें, एंगल ऐसे बना लें, आप यकीन माने कि आप कहेंगे जस्ट लाइक अ मिरेकल, आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। मतलब जो आपकी तकिए वाली साइड है उसको जी, आपका थोड़ा सा सर ऊंचा होगा, तो वजह ये है कि ऑल द फूड गोज टूवर्ड्स ग्रेविटी, आपके पाँव की तरफ जा रही है। स्टमक उतना काम पहले ही नहीं कर पा रहा क्योंकि रूटीन चेंज हुई है ना, तो उसको थोड़ा आपने हेल्प कर दिया है कि उसको उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको आपने हेल्प आउट कर दिया। यू वुड सी द डिफरेंस, स्पेशली जिनकी माएँ, दादियाँ, फूफियाँ बीमार हैं, ये थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखें और उनका गद्दा चेंज करके देखें। दवाइयाँ, खुराक तो हमने पहले डिस्कस किया, थोड़ा सा एंगल चेंज करके लिटिल बिट एड एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ, स्पेशली लोअर एब्डोमेन की। लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज लेट के भी हो सकती है, बैठ के भी हो सकती है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको सेव कर देंगी हर उस प्रॉब्लम से जो आपको अभी फेस करना पड़े। लेकिन डॉक्टर आती, जो जिनको मैदे की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्या वो प्रोटीन निकाल ही दें अपनी डाइट से या कभी कभार? नहीं, अल्टरनेटिव्स हैं। देखिए अब वो तो उसकी हिस्ट्री लेने से पता चलेगा ना कि एनिमल प्रोटीन प्रॉब्लम कर रही है कि उसको प्लांट सोर्सेज का, दालें क्या चीज़ प्रोटीन तंग कर रही है। लेकिन एनिमल प्रोटीन का ये होता है कि जब किडनी से क्रॉस करती है ना, जो आपका गुर्दा है, वो बड़ा टाइम लेता है उसको, ठीक है। वाइट मीट और रेड मीट में मेन फ़र्क क्या है? रेड मीट की जो फाइबर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टाइम लगता है लिवर को, किडनी को उसको प्रोसेस करने में। वाइट प्रोटीन लिटिल भी लूजन है फाइबर, लेकिन अगर ऑलरेडी आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप यखनी पे क्यों नहीं जाते? ज़रूर आपने रेशे ही खाने हैं, ठीक है। प्रोटीन के बहुत सारे हल हैं, आप सूप्स ले लें, आप दालों, लेकिन दाल बार बार मैं कह रही हूँ कि हिस्ट्री लिए बगैर नहीं हम बता सकते। कुछ लोगों को माश की दाल, मूंग की दाल इतना तंग करती है कि दे आर जस्ट लाइक वी आर गोइंग अंडर हार्ट अटैक, इतना प्रॉब्लम करती है। सूप्स आर वेरी सेफ विदाउट कॉर्नफ्लावर, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ, और विदाउट अजीनोमोटो, ठीक है। सही, तो अगर आप सूप ले लेते हैं तो आपने प्रोटीन ले लिया है, आप फिश ले रहे हैं, आपने प्रोटीन ले लिया है, ठीक है। अच्छा, मुर्गी का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर एक प्रोग्राम करेंगे ज़रूर, उसकी मिथ को भी सॉल्व करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। स्पेशली हमारी लड़कियां जो हैं, दे आर सफरिंग अ लॉट। जो ही मैं चिकन बोल देती हूँ ना, वो उसके बाद काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। डेट्स वाई मैं बार बार आपको यखनी और मछली का कह रही हूँ, ठीक है। चिकन अच्छा है, देसी, हाँ, देसी खाने की कोशिश करें, देसी खाने की। अब देसी के भी 2 नंबर, इट्स अ बिग प्रोग्राम कि हम एक चिकन पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग केयर करें अपनी और फाइबर की तरफ ज़्यादा जाएं, तरबूज को ज़्यादा से ज़्यादा लें, टेक केयर ऑफ योर स्लीपिंग टाइमिंग्स, अपने उसको एडजस्ट करें, पानी ज़्यादा लें और खुशियाँ बांटें। जो ही आप खुशियाँ बांटेंगे आप ग्लो करना शुरू हो जाएंगे, शुरू कर देंगे, आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर देंगी। ऑब्वियसली आप जब खुद भी खुश रहते हैं और दूसरे भी जब आपकी वजह से खुश रहते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है अंदर नहीं से। जरा भी परेशानी आए तो ईदी गिने बैठ के किसने कितनी दी, जिनको नहीं मिली वो क्या करे ये भी तो दुख है। तो वो अगली ईद का इंतजार अगली ईद पे गोश्त मिलेगा, ईद ही नहीं मिलेगी। चले जी, डॉक्टर अतिया गुल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा अच्छा ये जनाब ये वाला सेगमेंट हमारा रहा और बड़ी अच्छी टिप्स दे के जा रही है डॉक्टर अतिया। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और ये जो जितनी भी
डॉक्टर अतिया ने टिप्स दी हैं, इसको ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन में, डेली रूटीन में ख़ास करके इसको करिएगा, इसके ऊपर अमल दरामद करिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाती है। आप कर लेते हैं ईद के बाद मुसाफिरों के लिए पैदा होने वाली गैर मामूली मसाइल के हवाले से। तो जनाब छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं और परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, और जैसे ही परदेसियों ने अड्डों का रुख किया तो ट्रांसपोर्टर्स माफिया ने दोनों हाथों से उन्हें लूटना शुरू कर दिया। मुसाफिरों का ये कहना था कि घरों को जाते वक्त भी हमने दुगना किराया देकर अपने घर को पहुंचे और अब वापसी पे ईद बच्चों में गुजारने के बाद इजाफी किराया देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। और जायद किरायों की कई शिकायत के बावजूद भी इंतज़ामिया खामोश है और बस मालिकान की ढिठाई बरकरार है। लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश लगा रहा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इजाफी किराए बटोरने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तश्कील दिया गया 17 रुकनी स्क्वाड लारी अड्डों से ही गायब रहा। जिन्ना सिटी और बादामी बाग बस टर्मिनल्स पर ज़िले इंतज़ामिया की जो टीम थी वो वर्किंग करती हुई नज़र ही नहीं आई है। और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि किराए नहीं बढ़ाए हैं, पुराने ही वसूल किए जा रहे हैं। तो कौन सच्चा है, कौन झूठा है, हर दफ़ा हम यही मनाजिर देखते हैं। और क्या वजूहात है जनाब, इस साल भी क्या परदेसियों पर गुजरी है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, शब्बीर हैदर हैं इन स्टूडियो में। शब्बीर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। इधर लाहौर में गुजरी हैं, आपको भी परदेस उधर जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी, और आपको भी ट्रांसपोर्ट का जो है वो नहीं, ट्रांसपोर्ट का नहीं, अपनी गाड़ी थी इसलिए ट्रांसपोर्ट का वो फील नहीं हुआ। मगर ये फील ज़रूर हुआ है कि जो मुसाफिर हैं वो कैसे गए हैं, क्योंकि वो जब मुसाफिर अपने आबाई इलाकों में गए हैं, जितने भी परदेसी, उनको भिजवा कर फिर हम गए हैं, और उनकी जो फीलिंग्स थी जो वो महसूस कर रहे थे जब जा रहे थे, उनके ऊपर जो गुजर रही थी, वो परेशानी का सामना आ रहा था, वो सारा हमने देखा, अपनी आंखों देखा हाल है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई भी ईद आए, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, तो सबसे बड़ा मसला आम आदमी के लिए होता है जिसके पास अपनी सवारी नहीं होती। क्योंकि जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है उसके लिए यही सारे मसाइल और सारे इम्तहानात होते हैं। जो अमीर है उसने तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी है, उसने चले जाना है, जहाँ पे उसको पेट्रोल 5000 का वो 10,000 में चला जाएगा, उसने तो चले ही जाना है अपनी फैमिली को। गरीब आदमी के लिए मसला है जिसने यहाँ पे मजदूरी करनी है और जब ईद का दिन आना है तो उसने अपनों के साथ ईद मनानी है, तो उसके लिए इम्तहान होता है कि या तो ईद की टिकट की बुकिंग करवाएगा 15 दिन पहले। अगर वो टिकट की बुकिंग नहीं करवा सका तो उसको वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके अगर उसने टिकट लेना है तो उसके लिए एक इम्तहान से बड़ा ये कम नहीं होगा, क्योंकि टिकट ही तकरीबन 27वें रोज़े इन्होंने टिकट्स बंद कर दी थी, देना बंद कर दी थी। जनूबी पंजाब के स्पेशली ज़्यादातर जनूबी पंजाब जाने वाले जो जितने भी मुसाफिर थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे कि 27 से 29 रोज़ा तक तमाम बुकिंग बंद थी, बुकिंग ही नहीं थी, टिकट्स ही नहीं थे। टिकट बूथ के बाहर उन्होंने लिख लगा दिया था कि जी 29 रमज़ान तक बुकिंग बंद है। कुछ ऐसे थे कि जिनको फिर ये महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से और जो अड्डे की इंतज़ामिया थी उनकी तरफ से थोड़ा सा पुशअप किया जाता था कि गाड़ियाँ कहीं ना कहीं से अरेंज करें, तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, ओवरलोडिंग भी। कितने % वैसे इस दफ़ा इन्होंने किराया बढ़ाया? किराया सब अपने मन माने लेते थे, जिसकी जितना बस चलता था उतना वो किराया लेता था। अगर फॉर एग्जांपल 1500 किराया तो 2500 भी लिया जाता था, 2000 भी ले लेते थे, कोई 1800 ले लेता था। हर एक का अपनी मन मर्जी थी, मन माने थे। और मुसाफिर जो थे उनकी ये ख्वाहिश होती थी वो किसी न किसी तरीके अपनों के पास पहुंच जाएं, वो क्योंकि उनकी मसाइल होते थे कि ईद का दिन है, ईद के दिन हम अपनों के पास पहुंच जाए, चाहे हमारे से 5000 भी क्यों ना ले लें, क्योंकि उस वक्त उनको ये फील हो रहा होता था कि अगर ये हम गाड़ी छूट गई तो हम इधर रह जाएंगे, हमारी छुट्टियाँ भी ज़ाया होंगी, तो हम घर भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो किसी न किसी तरीके पहुँच जाएँ। उधर फैमिलीज़ के साथ लोग आए होते थे, वो जहाँ जो उधर उस वक्त गर्मी के अंदर और रोज़ा भी था, और लोग बेचारे इतने परेशान होते थे कि फैमिलीज़ को बैठाने के लिए जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो दिन 1-2 दिन होते हैं जो छुट्टी से पहले, ईद से कबल, तो वो लोग जो है वो परेशानी का सामना हमने तो देखा है कि गाड़ियाँ नहीं होती थी, एडवांस बुकिंग भी हो जाती थी, और टिकट लेकर वो बैठ जाते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनको गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता था। गाड़ी नहीं है, अब गाड़ी नहीं है तो मुसाफिर का कौन सा कसूर है उसमें? कसूर क्या है उसका? उसमें कसूर है तो ट्रांसपोर्टर्स का है। ट्रांसपोर्टर्स को या तो मैनेज करना चाहिए ये, और उसके साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया जो टीमें तश्कील दी गई थी तो उनके साथ एक ऐसा लाएअमल बनाती टीमें आपको नजर आई शबीर, मतलब ईद से पहले की सूरत हाल में और ईद के बाद की सूरत हाल? टीमें अगर देखी जाएँ तो महकमा ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट की जो टीमें थी जो सेक्रेटरी की तरफ से थी, वो तो उधर अपना जो गश्त उनका रूटीन का होता था, जो उन्होंने देखना होता था वो चेक करते थे। मगर जो 17 रुकनी स्क्वाड बनाया गया था वो कहीं दिखाई नहीं दिया था कि वो कहीं पे हो कि वो, क्योंकि मुसाफिरों को तो मसाइल साम दरपेश आ रहे थे। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से देखा गया था कि कुछ गाड़ियाँ उन्होंने बंद की थी, 2 से 3 गाड़ियों के खिलाफ उन्होंने FIR भी दी और एक इस्तगासा भी दिया, मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा, ये जो 17 रुकनी जो स्क्वाड था वो बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि ओवर चार्जिंग ना हो, इजाफी किराया वसूल ना किया जाए, कि ताकि जो मुसाफिर है ये आराम से घर पहुंच सके, और वही लोग मौजूद नहीं है और फिर ओवर चार्जिंग भी हुई, ओवरलोडिंग भी हुई, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ब्लैक टिकट्स भी बहुत ज़्यादा फरोख्त हुई। अच्छा, ठीक है। ओवर चार्जिंग तो वो है ना कि जो आपने काउंटर पे लेनी, हाँ। ब्लैक टिकट्स वो हैं कि जो आपने कह दिया कि टिकट्स है ही नहीं है, और वो आपने दूसरी साइड पे जाके किसी प्राइवेट आदमी ने कहा कि यहाँ मैं आपको टिकट देता हूँ। और ये भी ऐसे भी हमें देखने को मिला है कि गाड़ियाँ आपने प्राइवेट रेंट कार से ले ली हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, और वो कोस्टर्स तो आपने दूसरी तरफ लगा दी किसी नामालूम जगह पे, और आपने अड्डे से बुकिंग करवाई है क्या है जी आपको गाड़ी पे, और उधर नामालूम जो जगह है वहाँ पे ले जाके मुसाफिरों को बैठाया गया और दुगने किराए लिए गए, क्योंकि मुसाफिरों को था कि किसी तरीके उनको भिजवाया जाए। अब महकमा जो ट्रांसपोर्ट है, महकमा ट्रांसपोर्ट, उनका कहना था कि हम गाड़ियाँ बंद नहीं करते इन दिनों में, इसलिए कि अगर एक गाड़ी बंद कर देते हैं तो 40 से 50 मुसाफिर जलील अखबार हो जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। हमारा ये होता है कि उनको जुर्माने करके किसी न किसी तरीके से उनको मैनेज किया जाए और इनको डरा धमका करना गाड़ियां हम चलाते रहें, ताकि लोगों की जो सहूलियात हैं वो बरकरार रहें, हम परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग का जहाँ पे मसाइल आते थे वो वहाँ पर जाते थे। अब बात यह है कि 24 घंटे वो उधर नहीं खड़े होंगे, जब वो गायब होते थे चले जाते थे तो उसके बाद वो अपनी मन मर्जी शुरू कर देते थे। अब मुसाफिर जो होते थे वो तो परेशान होते थे, उनको तो ये था जब वो 2 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, एक लाइन में एक बंदा खड़ा 2 घंटे से और रोजे की हालत में है, उसकी तो कोशिश होगी कि यार 500 ऊपर ले लो, मुझे टिकट दे दो बस। एग्जैक्टली। और ये एक मामूल बन चुका है। इस मामूल के लिए, इस मामूल को ख़त्म करने के लिए ये इंतज़ामिया और हुकूमत का काम है कि ये कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए, इनके साथ एक टीमें बनाई जाएं, महकमा ट्रांसपोर्टर्स, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ बैठाकर। लेकिन जो टीमें हैं वो ये अभी अपना काम नहीं कर रही हैं, तो बाकी जो टीमें बनेंगी वो किस तरह काम करेंगी? अब ये है ना कि अगर ट्रांसपोर्टर्स और महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया की एक मिली भगत के साथ एक टीम बनाई जाए, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स के भी कुछ एहलकार साथ हों, उनके नुमाइंदे हों, उनके नुमाइंदों के साथ एक इनके इंतजामिया और महकमा ट्रांसपोर्ट के जो एहलकार हैं वो साथ बैठें और एक टीम बनाई जाए। अगर ट्रांसपोर्टर साथ बैठे होंगे तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत अपनी टीमें बना देती हैं, ट्रांसपोर्टर्स को उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब अगर ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक एक नुमाइंदा उनका होता, हर अड्डे से एक एक नुमाइंदा होता, जैसे कि D क्लास है और उसके साथ साथ जलारी अड्डा है, सिटी बस टर्मिनल है, जना टर्मिनल है, बाकी दीगर जितने भी बस अड्डे हैं वहाँ से एक एक बंदा हो और वो टीम स्क्वाड का हिस्सा हो। जिस अड्डे से वो वायलेशन हो उस अड्डे के उस नुमाइंदे से पूछा जाए कि ये वायलेशन किस सेंस में हो रही है, किसके कहने पे हो रही है, और वो उससे पूछा जाए और उसके बाद उस अड्डे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिर देखते हैं कि ये कैसे नहीं कंट्रोल होता। अब ये करते हैं कि ये अपनी टीमें तश्कील दे देते हैं और वो टीमें भी अपनी मन मर्जी से जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 17 रुकनी टीम तश्कील दी गई है, तो मैं सीनियर हूँ तो मैंने जूनियर को कह दिया कि यार आप देख लेना, मैं आ जाऊँगा, चक्कर लगाओ, आप अपनी तस्वीरें बना देना उधर कि ये वो तस्वीरें बनाते हैं चेकिंग की, 1-2 तस्वीरें चेकिंग की बनी, उसके बाद वो गायब तस्वीरें चली गई, अपलोड होगी, वो सीनियर के पास पहुंच जाती हैं कि सर ये चेकिंग हो रही है, हमने सब कुछ A1 है। अब वो वहाँ पे A1 15 मिनट के लिए है और 15 मिनट के बाद बाकी जो 24 घंटे या 23 घंटे कुछ मिनट वो उसके ऊपर कोई भी नहीं देख रहा, क्योंकि वो सब ओके की रिपोर्ट चली जाती है पीछे कि जी ये तस्वीरें आ गई हैं, वो सुबह की तस्वीरें लहदा चली जाएंगी, शाम की लहदा चली जाएंगी, और उसके बाद जो है वो सारे अपनी मन मर्जी से अपने काम कर रहे हैं और कोई नींद पूरी कर रहा है रोज़े की हालत में जिनकी टीम ड्यूटी लगती है। अब बात ये आ जाती है कि अगर उनके साथ ये ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे हों, महकमा ट्रांसपोर्ट हो, इंतज़ामिया हो, और इन त्योहारों में ये जैसे ये ईद के त्यौहार आते हैं जिन त्योहारों में ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं कि मुसाफिरों को, परदेशियों को अपनों के साथ जाकर खुशियाँ मनानी होती हैं, इन त्योहारों के लिए ये ऐसा अगर लाएअमल बनाया जाए तो ये काफ़ी हद तक मसाइल कंट्रोल करने किए जा सकते हैं। अब जैसे ईद के दिनों में हमने देखा है कि स्पेशली शोरकोट में अगर नॉर्मल जाती तो एक दिन में एक बस जाती है। अच्छा, सही। सिटी अड्डे से ठीक है, एक बस जाती है। तो अब ईद के दिनों में एक क्या वहाँ पे 10 बसें भी हो तो कम पड़ जाती हैं, इतने मुसाफिर जा रहे होते हैं। और उसमें शोरकोट है, लैया है, चौक आज़म है,
बावल नगर है, लोधर है, इन इलाकों में जाने वाले जितने भी जनूबी पंजाब के इन इलाकों में जाने के लिए अवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे। अब ये काम है, ये एक ईद पे नहीं है, हर ईद पे ऐसे होता है। पिछले को 5 से 7 साल से हम देख रहे हैं कि ये मसाइल यही हैं। और ये मसाइल हल करना किसका काम है? इंतजामिया का काम है कि यार ईद आ रही है, इस ईद के ऊपर ये जिन शहरों में ये मसाइल दरपेश आते हैं कि मुसाफिर ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ कम होती हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक लाएअमल बनाया जाए कि यार इनके ऊपर आपने इन दिनों में गाड़ियाँ ये इतनी कर देनी है। आपने अगर 5 गाड़ियाँ तो आप इसको 10 पे ले लो, तक कम से कम आवाम के जो मसाइल है वो ख़त्म हो सके, कम हो सके, ख़त्म नहीं आप कर और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी ओवर चार्जिंग भी नहीं होगी, ओवर चार्जिंग भी कम होगी। अब गाड़ियाँ आपके पास अगर 5 गाड़ियाँ तो 5 इधर से गाड़ियाँ निकल गई, उसके बाद इधर लाइनें लग गई, ऐसे ही है। ठीक है, वो 5 गाड़ियाँ आप उधर से कहेंगे कि जी वो तो गाड़ी खाली आएगी तो हम कैसे बियर करें, तो वो आप इधर से ओवर चार्जिंग करके उसके अगर अच्छा, कोई प्लानिंग नहीं की जाती, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती इस तरह की अगर कोई त्यौहार आ जाते हैं या वैसे? मैंने आज तक कोई ऐसी प्लानिंग नहीं देखी कि ना डी क्लास बस अड्डे पे देखी है, अच्छा, ना सरकारी बस अड्डों पे देखी है। सरकारी बस अड्डे लारी अड्डा बदामी बाग है, सिटी बस टर्मिनल है, जनाब बस टर्मिनल है और रायविंड है, ये 4 हैं। इनके ऊपर भी कभी नहीं देखी कि कोई ऐसी इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के साथ। और ये वो 4 अड्डे हैं जो सबसे बड़े अड्डे हैं और जहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं, की तादाद में जाते हैं। रोजाना अगर आप देखें तो 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफर करते हैं लाहौर से दूसरे शहर में और दूसरे शहरों में लाहौर आते हैं। और इतना मुसाफिर अगर आ जा रहा है तो उसके लिए लाएअमल भी बनाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप अरबों रुपए करोड़ों रुपए आमदन ले रहे हैं, आमदन आ रही है, तो उसके लिए कोई लाएअमल भी होना चाहिए मुसाफिरों की सहूलत के लिए। लाएअमल ये होगा कि वो अड्डों की जो रेनोवेशन कराई जाए, वो है वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम है, वहाँ पे पानी पीने का वहाँ पे इंतज़ाम है, वॉशरूम्स हैं। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि है वहाँ पे, लेकिन जिस तरह आप हंस रहे हैं ना, मुझे लग रहा है नहीं वहाँ पे ये सब इंतज़ामात भी हैं भी और ना भी हैं। इसको कह सकते हैं कि हैं और ना, क्योंकि ना होने के बराबर होते हैं। सही कि वहाँ पे अगर वाशरूम की बात करें तो अब सिटी बस टर्मिनल पे तकरीबन 1 साल के बाद काम शुरू हुआ है। अच्छा, हो गया? अच्छा। काम शुरू हो गया है। सही। और अल्लाह करे वो कंप्लीट हो जाए। और बैठने की जगह है तो बैठने के लिए अगर कैपेसिटी वहाँ पे 100 बंदे की ना, तो इन दिनों में आकर वहाँ पर 500 हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, तो वो कैपेसिटी ना होने के बराबर होने के बराबर ऐसे ही है कि वो अगर अंदर 100 बंदा बैठने की जगह है तो वो 100 अंदर बैठेगा, बाकी जो है वो अगर 2000-3000 बंदा है तो वो बाहर ही खड़ा होगा। तो इसके लिए ये सद्देबाब हो कि वहाँ पे मुसाफिरों को बैठने के लिए कम वक्त दिया जाए। मुसाफिर आए, उनको साथ टिकट मिले और गाड़ी जाए और वहाँ पे वो बैठी ना। ये इंतजाम होने चाहिए 3-4 दिन के लिए होते हैं, ईद के 3 से 4 दिन के लिए, कि जब लोड पड़ता है आपके पास, तो वो ऐसा कोई इंतजाम नहीं किए जाते। और उसके बाद ये है कि ये महकमा ट्रांसपोर्ट को चाहिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर त्यौहार पे ऐसे होता है, हर ईद पे ऐसे होता है। अब आप देखिएगा अगर बड़ी ईद आ रही है, ईद कुर्बान होगी, उस पर भी ऐसे ही होगा। किसी ने कोई इंतजाम नहीं किए जाएंगे। ये सैलरीज ले रहे होती हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, अगर तनख्वाहें ले रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इनका काम है कि फिजिबिलिटी बनाना है। 2 महीने पहले आप फिजिबिलिटी बना दो, टीमें तश्कील दे दो, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर लगा दो कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ऐसे करना। जिस ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियाँ वहाँ जिन रूट्स पे जा रही होती हैं, उनको आप पाबंद कर दो कि यार आपने ये काम करना है, इन दिनों में हमें ये चीज़ें चाहिए। आप पूरा साल अपनी मर्जी करते रहो, मगर इन दिनों के ऊपर हमें ये चीज़ें चाहिए और ये आप पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं देखता हूँ कैसे नहीं ट्रांसपोर्टर पूरा करते। अब जब आप ट्रांसपोर्टर से भी टच नहीं आते, बिल्कुल आप खामोश हैं, तो ट्रांसपोर्टर ने तो अपनी मर्जी करनी है। अच्छा, ये महकमा ट्रांसपोर्ट ये तमाम तर मामले पे क्या अपना मौक़िफ़ देती है? बात करने की कोशिश की आपने? महकमा ट्रांसपोर्ट जो वहाँ पे चेकिंग के लिए जाते थे, या जैसे सेक्रेटरी RTA है, उससे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश होती है कि गाड़ियाँ बंद ना की जाएँ, लोगों को जुर्माने करके गाड़ी निकालते जाएं, ताकि वहाँ के जो मसाइल है उनको ख़त्म किया जा सके। मगर जो एक पॉलिसी है ना, जिसकी पॉलिसी बनाई जाए आने वाले दिनों में कैसे होना चाहिए, वो कोई नहीं है, वो कोई भी नहीं बनाता। और ना किसी ने इसके ऊपर कोई ध्यान दिया है कि आवाम के मसाइल कम कैसे किए जा सकती हैं। ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक लाएअमल बनाया जाए ताकि वो ट्रांसपोर्टर उस मसाइल को कम कर सकते हैं, ना कि महकमा ट्रांसपोर्ट कर सकता है। महकमा ट्रांसपोर्ट तो चेक एंड बैलेंस रख सकता है ना, चेकिंग कर सकता है, वो जुर्माने कर सकता है। मगर अगर आपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ के एक लाएअमल बनाया होगा तो वो ट्रांसपोर्टर ज़रूर उसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर आपके साथ कमिटमेंट करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टर्स को आपने टच ही नहीं किया, आप जुर्माने कर रहे हैं, ड्राइवर बाहर जा रहा है, असल मालकान तो पीछे बैठे हैं। मालकान को क्या है, वो 5000 गाड़ी का जुर्माना होगा, वो गाड़ी को उन्होंने वो ऊपर ओवर चार्जिंग पीछे से करके
पूरा कर लेना है। और जो होते हैं जितना भी स्टाफ होता है गाड़ी के ऊपर, वो स्टाफ तो एक आदी हो चुका होता है, जुर्माना होना है, वो एक रूटीन है, ठीक है। वो उनको पता कि ईद के दिनों में 2000, 4000, 5000, 10,000 जुर्माना हो गया, ठीक है जी ये जुर्माना हो गया, वो उन्होंने पीछे दे देना, उन्होंने कहना ठीक है जी इसको ये कर दो, वो नोट हो जाता है। मगर अगर आप उन ट्रांसपोर्टर मालकान को, जिन जिनकी गाड़ियाँ चल रही, जो अड्डे के मालकान हैं, उनको अगर बुलाकर आप ये लाएमल बनाते हैं, मुशावरत कर लें उनसे, मुशावरत करके अगर लाएमल बनाया जाता है तो काफ़ी हद तक इन मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। अगर ये नहीं आप करेंगे तो फिर ये माफिया अपना काम करता रहेगा, आप जुर्माने करते रहेंगे, अवाम इसी तरह जलीलो ख्वार होती रहेगी। अब जैसे आप देखते हैं कि जनूबी पंजाब में जाने वाले अवाम है, अब उसमें जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया, शोरकोट है, लिया है, चौकाज़म है, लोधर है, मुजफ्फरगढ़ है, बहावल नगर है। अब मुजफ्फरगढ़ जाने के लिए गाड़ी नहीं है, शोरकोट जाने के लिए गाड़ी नहीं है, लोधरा जाने के लिए गाड़ी नहीं है, और कोट अद्दू इधर इन तमाम इलाकों में जाने के लिए गाड़ी नहीं है। तो मुसाफिर वहाँ पे क्या करेगा? अब मुसाफिर जब जलील होगा, मुसाफिर ने अगर मुसाफिर की अगर टिकट 2200 की है तो वो 3500 देने के लिए भी तैयार होता है। अच्छा, ये मुझे शबीर ये बताइएगा, ये सिर्फ जो बाहर शहर से बाहर जा रहे थे उनकी सूरत हाल थी या शहर के अंदर भी यही सूरत हाल थी? शहर के अंदर बेसिकली जितने भी रिक्शाज आ गए, प्राइवेट चिंची है, ऑटो है, दूसरे रिक्शा, इन्होंने वो जो कमी है वो पूरी की हुई है कि इसकी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट तो अंदर वाली, हाँ। आपके पास अगर है तो वो स्पीडो बस चल रही है, और उसके बाद मेट्रो है और ऑरेंज ट्रेन है। ये तीनों बसें जो चल रही शहर के अंदर, और ऑरेंज ट्रेन भी एक मखसूस रूट है, स्पीडो बस और मेट्रो बस का भी एक मखसूस रूट है, वो एक मखसूस रूट के ऊपर चल रही है, जिसने उस रूट के ऊपर सफर करना है वो कर सकता है। और उसके बाद स्पीडो बस के 16 रूट्स हैं, वो 16 रूट्स के ऊपर चल रही है। बाकी रह गई पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसको पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम था, और उसके जो रूट्स बंद हुए हैं उनके ऊपर अभी तक भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके लिए वहाँ को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से लोग जो हैं वो प्राइवेट रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। पहले होता था कि वो जो रूट्स चल रहे होते थे 19 रूट से, उन 19 रूट्स पर रोजाना तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते थे शहर के अंदर, और वो रूट्स बंद होने के बाद 2.5 से 3 लाख मुसाफिर जो हैं वो आप ख़वार हो रहे हैं। और वो अब जो है वो प्राइवेट चिंची रिक्शा है, चिंची रिक्शा वो भी अपने मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है। उसके भी कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कि उसका कोई रूट आपने किराए का किसी ने तयन किया, कोई किराए का तयन नहीं है। दूसरे रह गए कि दूसरे रिक्शा आ जाते हैं, आप ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा भी अपने मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। वो कहते हैं कि ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये हुकूमत का काम है। अब लाहौर के अंदर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है कि लाहौर की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसको देखना पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है। हर दफ़ा जब भी हम इनसे बात करते हैं, उनके नुमाइंदे हमारे साथ आते हैं और आप भी उधर होते हैं, तो वो हर दफ़ा कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है, बसेज आने वाली हैं, अभी आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी, अभी तक नहीं आई। ये फिजिबिलिटी सिर्फ कागजों की हद तक है, फाइलों की हद तक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है, सब कुछ हो गया है, अप्रूवल भी हो जाती है, बजट भी जारी हो जाता है, एलोकेट हो गया, अब फिर वो बजट वापस चला जाता है। अब ये इन्हीं चक्करों में ये ना फाइल खेल रहे हैं, तो फाइलों के अंदर अभी तक कोई आप देखें ना कि प्रैक्टिकल काम कहीं नहीं भी दिखाई दे रहा, कोई भी काम प्रैक्टिकली नहीं है, सब एक कागज़ों की हद तक काम है। ये कागज़ की हद तक है कि ये हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया, ये हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी, ये ऐसे कर दिया, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जैसे ये पहले हुकूमत थी और नई हुकूमत आएगी तो वो पिछली पे इल्ज़ाम लगा देगी। अब जो पिछली ने अपने 3 साल पूरे किए तो वो इसी पे इल्ज़ाम पे गए कि जी पिछले ऐसे कर गए, हम अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। वो उन्होंने भी 4 साल 3 साल 4 साल वो ज़ाया कर दिए, अब अगली आएगी तो वो भी इसी तरह निकाल देगी। सबसे ज़्यादा मसाइल तो आवाम के लिए कि आवाम को कोई सफरी सहूलियात नहीं है। आवाम हमारी तो आंखें तरस गई हैं इलेक्ट्रिक बसेस देखने को कि कब आएंगी। इलेक्ट्रिक बसें भी कोई नहीं, कहीं पे भी नामो निशान भी नहीं है। हमने तो ये भी कहा था कि यार कम अज़ कम आप इलेक्ट्रिक नहीं है तो दूसरी ले आए, दूसरी अल्टरनेट। आप जितने भी आपके पास ट्रांसपोर्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको कहें कि आप प्राइवेट बसें चलाएं, कम अज़ कम आवाम के लिए मुश्किलात कम हो सकें। जो शहरी बेचारे रिक्शे पे अगर 500 रुपया दे रहे हैं, तो अगर आप उनसे अगर प्राइवेट दूसरी बस चला रहे हैं तो वो 100 रुपया या 150 रुपया दे रहे हैं, तो उनके लिए वो आसानी होगी। एक तो उनको पता होगा कि यार ये रूट बहाल है और बच्चे भी जा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा मसाइल है स्टूडेंट्स के लिए है, तलबा तालबात के लिए जो तालिब इल्म शहर के अंदर जाते हैं अपने कॉलेजेस में,
अब वो बेचारे प्राइवेट रिक्शों पे धक्के खा रहे होते हैं या उनको गाड़ियाँ लगवानी पड़ रही होती हैं। पहले जब ये बसें चल रही होती थी उनको ये मसाइल नहीं होते थे। उनकी जो एक्सपेंसेस थे वो कम होते थे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, उन्होंने कॉलेजेस जाना है, तो उनका किराया ना होने के बराबर होता था। लेकिन अब वही जनाब जो है रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं है। शबीर हैदर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। शबीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से जनाब बात कर रहे थे कि छोटी ईद पे तो ये सूरत हाल थी कि जब मुसाफिर जा रहे थे तब भी इजाफी किराया वसूल किया गया और जब वो वापस आए हैं लाहौर शहर में तो तब भी दुगने दाम लिए गए हैं और आगे 2 महीने बाद जब बड़ी ईद आएगी तब भी यही सूरत हाल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ये तो ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से बात कर ली है जनाब, जिसमें इजाफा किया गया है। अब कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि महंगाई भी बढ़ती ही जा रही है और कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जनाब आज कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। सस्ती होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि जनाब कोई चीज़ सस्ती हो जाए या मिल जाए हमें मार्केट से, तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल सरकारी रेट जारी किए अब्दुल कादिर से दोबारा बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि महंगाई के गरीब आवाम पर वार इस वक्त जारी हैं और महंगाई ने जनाब जिसमें इजाफ़ा दिन ब दिन होता ही जा रहा है उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है और स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। आमदनी जो है वो कम है लेकिन इन्फ्लेशन रेट और महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अब्दुल कादिर से दोबारा बात कर लेते हैं, राब्ता बहाल हो चुका है। अब्दुल कादिर, बताइएगा महंगाई की सूरत हाल। आज बिल्कुल ईद की तारीख हो चुकी है और ईद के बाद मार्केटों में वो भी बढ़ने लगा है, लेकिन तारीख नामे तारीख की रोजाना की बुनियाद पर जा रहे थे। आज प्याज में 5 रुपए का इजाफा है, गुज़िश्ता रोज टमाटर महंगा था, आज महंगा 65 रुपए है, लेकिन मार्केट आज जो है ठीक है जी। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे और जिस तरह उनका कहना था कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सूरत हाल ये है कि जनाब सब्जियों में भी उनके जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और प्याज के हवाले से उन्होंने बताया कि आज उसकी कीमतों में 5 रुपये इजाफा किया गया है। अब्दुल कादिर थे हमारे साथ। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। पूछते हैं ये शायरी क्या है, हाय ऐसी भी सादगी क्या है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब बात कर लें कुछ शायरी के हवाले से, क्योंकि अप्रैल आलमी सतह पर शायरी के महीने के तौर पर मनाया जाता है और शायरी हालात व वाक़यात की तर्जुमान होती है और इस मुआशरे और माहौल की अक्कासी करती है जिसमें शायर रहता है। सिर्फ फ़न शायरी ही शायरी का मौजद नहीं, बल्कि वो जज्बात जो शायर को शेर कहने पर मजबूर करें शायरी है। ये एक खुदादाद सलाहियत होती है और इसी के ज़रिए शायर ऐसे वाक़यात भी जो उसने देखे नहीं होते हैं बल्कि सिर्फ पढ़े या फिर सुने होते हैं उनको इस तरह बयान कर जाता है जैसे उसके सामने वो वक़ूफ़-पज़ीर हो रहे हों। ताहम आज जो शख्सियत हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उन्होंने अपने अल्फाज, जज्बात और एहसासात के ज़रिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ मोहब्बत और अमन का पैगाम पहुँचाया और लोगों के जज्बाती तर्जुमानी की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिद्दत और रिवायत का हसीन इम्तिजाज, खूबसूरत तख़य्युल के मालिक जनाब यूसुफ अली यूसुफ साहब हैं। अपने नाम की तरह खूबसूरत लबो लहजे से सुनने वालों को अपने सहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। जनाब उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सर आपको खुशामदीद जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। सर आज उर्दू अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, क्योंकि अप्रैल जो है उसको शायरी के लिहाज से कहा जाता है कि मनाया जाता है पूरे महीने को ही, तो शायरी है क्या? मतलब सबसे पहले तो एक ये कॉमन सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो हर कोई करता है, किसी भी शायर को वो सुन ले या देख ले या उनके साथ बैठ जाए, तो शायरी है क्या?
देखिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा आम फहम अल्फाज में जो है वो अपना माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो ज़बान की सूरत हाल है जी। उसमें लोगों को खालिस जो उर्दू है वो समझ में भी नहीं आती। वो ज़ख़ीरा अल्फाज लोगों का कम हो गया है और इसमें हमारा माशरे के बहुत सारे और अवामिल के अलावा एक तालीमी इदारों का भी एक कमज़ोरी है कि उन्होंने ज़बान की उस तरह परवरिश या उस तरह तरवीज नहीं की जिस तरह तालीमी इदारों में की जानी चाहिए थी। तो शायरी जो है वो बेसिकली आप एक बहुत ही आम अल्फाज में अगर उसको समझना चाहें तो वो अपने महसूसात की तर्जुमानी है कि एक इंसान जो महसूस करता है उसको मौजू अल्फाज में और शायरी के जो हुदूद व क़यूद होती हैं ये लवाज़िमात होते हैं। जी, उसमें जो है वो सजा कर वो अपने कारी के सामने या अपने जो है वो नाज़िर के सामने या अपने सामे के सामने पेश कर दे, तो इसे शायरी कहा जा सकता है। और शायर हर आदमी होता है, मेरा ये कहना है कि हर इंसान शायर है। अच्छा। क्योंकि देखिए महसूसात हर इंसान के हैं। हाँ। मतलब हर आदमी जो है वो खूबसूरती को महसूस करता है और उसके लिए जो है वो अपने दिल में एक अच्छे जज्बात का इजहार जो है वो होता है, लेकिन जो उसको बयान करना जो है ये हर एक के बस की बात नहीं होती है और हर एक को उस पर कुदरत नहीं होती। जो शायर होता है उसको इस इजहार पे कुदरत होती है और वो उस जज्बे का इजहार जो है मौजू अल्फाज में आपके सामने कर देता है, तो आप ये कहते हैं कि जी ये शेर कह दिया इसने या ये शायर। और क्या ही खूबसूरत शेर कह दिया और फिर वाह वाह बटोरी जाती है। अच्छा, आज के दौर में अगर मैं पूछूं तो मुझे बताइएगा यूसुफ साहब कि कितना ज़रूरी है उर्दू अदब या शायरी होना, कितना ज़रूरी है? देखिए अदब जो है वो तो हर दौर में जो है वो ज़रूरी रहा है। हाँ, और होता है कौमों की ज़िंदगी में। असल में हमारा मसला ये है, देखिए हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं रहे। हमने अपनी ज़मीन से जो है वो हमारा रिश्ता था उसको फरामोश कर दिया है। और ये आपका अदब, सकाफ़त, तहज़ीब, ज़बान और आपका जो विरसा है, तारीख़ी विरसा है, तारीख़ है जिसमें वो ये सारी चीज़ें ज़मीन से जुड़े होने की निशानी है। आप किसी ज़मीन से, किसी तहज़ीब से जुड़े होते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमारा मसला ये है कि हम अपनी ज़मीन से दूर होते जा रहे हैं, अपनी रूट्स, अपनी बुनियादों से दूर होते जा रहे हैं। हाँ जी। जिसकी वजह से जो है वो हम ज़ाहिर है अदब से भी दूर हो रहे हैं। और चूँकि एक माशरे की उमूमी सूरत हाल हमारी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है दिन ब दिन, तो लिहाजा हम वो जो हमारा तारीख़ी विरसा था, हमारी तहज़ीब और सकाफ़त और अदब था, उससे दूर होते जा रहे हैं। जबकि ये बहुत ज़रूरी है। कौमें जो हैं वो यूँ समझें कि कौमों की हालत का इजहार जो है वो उनका अदब करता है। बेशक। आप ये देखें, आप इस वक्त जो है गालिब की आप शायरी पढ़ लें या उस ज़माने के जो पाक व हिंद जब तकसीम नहीं हुआ था उस ज़माने के शोरा की शायरी पढ़ लें तो उसमें आपको उस ज़माने का अक्स नज़र आता है। शायर जो है वो अपने दौर का, अपने ज़माने का तर्जुमान होता है। और आपके माशरे ने, आज के माशरे ने इस तर्जुमानी को जो है वो कहीं दरमियान में खो दिया है और हम इसी तरह अपनी अक़दार से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा यूसुफ साहब, आपने पाकिस्तान में भी बड़ा काम किया, माशाल्लाह आपका नाम जाना जाता है और पाकिस्तान में भी काम किया, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और आपके जो शायरी है या जो आपका कलाम होता है वो पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है और बड़ा अच्छा भी होता है। तो मुझे बताइएगा बाहर किस तरह इस उर्दू अदब को फ़रोग दिया जा रहा है, उसको मिल रहा है, क्या डिफरेंस क्या है पाकिस्तान में और बाहर में? असल में देखें, ये मैं तो तकरीबन 30 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बाहर गुजारे हैं। एक बहुत तवील अरसा होता है। और जिस तरह आपने शायद ये देखा होगा या आपने मुशाहिदा भी किया होगा इसका या आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि जो बाहर जो लोग रहते हैं उनके दिल में वतन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जाग जाती है। ज़ाहिर है किसी चीज़ से आप दूर होते हैं तो उसकी याद जो है, ये तो इंसानों के दरमियान भी है कि आप किसी रिश्ते से दूर हो जाएं तो फिर आपको उसकी याद ज़्यादा महसूस होती है। तो जब ये लोग बाहर जाते हैं तो उनको अपने वतन की मोहब्बत ज़्यादा उनमें जागती है। इसी तरह बिल्कुल सेम यही सिचुएशन आप यूँ समझ लें, ये सूरत हाल जो है वो अदब के साथ भी है कि आप अदब के जो बुनियादी धारा है, जो एक मरकज़ी धारा जो अदब का है हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे, उससे जब दूर होते हैं और ऐसी जगह पहुँचते हैं फ़िक्र माश में या तलाश माश में जहाँ पर ये आपको वो सहूलतें या वो माहौल मैसर नहीं होता जो कि आपको इस मरकज़ी धारे में आपको मैसर आ सकता है,
तो वहाँ पे आप ज़्यादा अदब से जुड़ जाते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा जो है वो तुंदही से और ज़्यादा कोशिश इस बात की करते हैं कि अदब को फ़रोग़ दिया जाए। जो शायर अदीब हजरात हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कलम से रिश्ता जिनका जुड़ा हुआ है, वो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ दियार गैर में कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल या कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें उनकी अदब से वाबस्तगी और अदब के लिए जो वो काविशें वो कर सकते हैं वो बेहतर तरीके से वहाँ सर अंजाम दी जा सकें। ठीक, अच्छा, तो कुछ हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं भी हमें। हाँ, ये सुनाना तो शायर की बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं उन शायरों में नहीं हूँ कि जो अपना दीवान लेके लोगों के पीछे भागते हैं कि हमारा सुन लो। लेकिन ज़ाहिर है आज रिवायत है तो मैं कुछ कलाम अपना सुना देता हूँ। एक गज़ल के चंद अशार हैं। ज़रूर जी। सपने यादें वादे रखो काम आएंगे। अच्छा। सपने यादें वादे रखो काम आएंगे, जो कुछ मिले संभाले रखो काम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सपने यादें वादे रखो काम आएंगे, जो कुछ मिले संभाले रखो काम आएंगे। गो रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक है, गो रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक है, कोशिश करके बांधे रखो काम आएंगे। वाह वाह। गो रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक है, कोशिश करके बांधे रखो काम आएंगे। और फूलों जैसे लोग कहीं मिल सकते हैं, फूलों जैसे लोग कहीं मिल सकते हैं, खुशबू जैसे लहजे रखो काम आएंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। फूलों जैसे लोग कहीं मिल सकते हैं, खुशबू जैसे लहजे रखो काम आएंगे। और साथ किसी का मिलने पर जुड़ सकता है, साथ किसी का मिलने पर जुड़ सकता है, टूटे दिल के टुकड़े रखो काम आएंगे। क्या बात। और सपने यादें वादे रखो काम आएंगे, जो कुछ मिले संभाले रखो काम आएंगे। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा। अच्छा यूसुफ साहब, अपने बारे में कुछ हमें बताइए, मतलब किस तरह आपका इंटरेस्ट हुआ शायरी में? आपका भी मतलब बैकग्राउंड जो है वो अदब से ही, उर्दू अदब से ताल्लुक़ था आपके पेरेंट्स का या बाकी का, जिससे आपको इंटरेस्ट हुआ कि अच्छा मैंने भी इसमें जाना है? अच्छा देखिए, मैं शायद पहली बार इस बात का इंकशाफ करूँगा कि मेरा ताल्लुक़ कबायली बैकग्राउंड से है। अच्छा। और मेरे ख़ानदान में तो शायद दूर दूर तक कोई शायर या अदीब नहीं था, बल्कि सारे कबायली थे। अच्छा। और यूँ समझिए कि मैं अपने ख़ानदान में साफ़ उर्दू बोलने वाला शायद पहला शख्स हूँगा। वाह। मेरी मादरी ज़बान भी उर्दू नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन उर्दू ज़बान से मुझे बचपन से ही एक ख़ास रग़बत रही, एक ख़ास लगाव रहा, जिसकी वजह से मैंने उर्दू अदब का मुतालिया बहुत बचपन से शुरू कर दिया था। मैं उस ज़माने में दीवान गालिब और कुलियात इकबाल पढ़ा करता था, जब बच्चे जो है वो शायद कुल्फ़ियाँ खाने के लिए वो कुल्फ़ी वाले की कॉल पे भागते थे बाहर। तो उस चीज़ ने, ये मैं जिस तरह शुरू में आपसे बात कर रहा था कि तालीमी इदारों को इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे ज़माने में लाइब्रेरियाँ होती थी जहाँ पे लोग जाते थे और जहाँ किताबों का एक ज़ख़ीरा होता था, उसमें से हम पढ़ते भी थे, इस्तिफ़ादा करते थे। फिर लाइब्रेरियन जो हैं वो ख़ास तौर पे बड़ी इल्मी शख्सियात हुआ करते थे और वो मशवरा देते थे कि आप ये किताब पढ़ें, ये बच्चों के रुझान को देख के। आजकल वो माहौल ख़त्म हो चुका है। आजकल किताब से जो रब्त था, जो ताल्लुक़ था, वो लोगों का टूट चुका है और चीज़ों में वो रब्त, वो ताल्लुक़ कायम हो चुका है। तो वो किताब से जो रिश्ता है वो आपको जो है ना वो ज़बान व अदब की तरफ राग़िब करता है। और ये इसका इयादा करने की, इसकी दोबारा जो है वो तथहीर नौ की ज़रूरत है इस पूरे माहौल की, जिसमें हम अपने अदब से, अपनी सकाफ़त से और मज़ीद करीब हो सकें। अच्छा, तो पढ़ते किसको थे तब उस दौर में? किसको ज़्यादा पसंद करते थे जिसकी शायरी आप पढ़ते थे? अच्छा देखिए, वो दौर जो है वो तो रिकॉल करना चाहिए ना अपना बचपन बिल्कुल का। वो एक नौजवानी का दौर होता है, तो उसमें ज़ाहिर है कि आपको रोमांस जो है वो ज़्यादा फैसिनेट करता है। मतलब आपको जो है वो जो रोमानी शायरी है उससे ज़्यादा रग़बत होती है। लेकिन मैं फ़लसफ़ियाना शायरी का भी मुताला करता था और मैं हमारे जो इब्तदाई दौर के शोरा हैं, असातिज़ा में जिनका शुमार होता है, उनको उस दौर में पढ़ा करता था जब शायद आम लोगों की समझ में भी वो ना आता हो। तो मुझे ख़ास तौर पे जो मुझे पसंद थे वो गालिब, मिर्ज़ा गालिब, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नाम है हमारे उर्दू अदब का।
और उसके अलावा मैं फैज़ अहमद फैज़ और फराज को क्या पढ़ा बात करता था और फ़रत अब्बास शाह को पढ़ा करता था अपनी नौजवानी के ज़माने में। क्या बात है, क्या तो इन लोगों की जो शायरी पढ़ के या इन लोगों का कलाम पढ़ के जो है वो मैंने अपनी फ़िक्री नशोनुमा की है और उससे फिर ख़ुद भी शेर कहने का हुनर सीखा। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर वो महफिलें सजती रहती थी घर में और लोग कहते थे या घर वाले फैमिली गेट टुगेदर्स में कहते थे कि जी यूसुफ शेर कहें। अच्छा नहीं, घर में तो वो नहीं होता था। घर में तो मैं बड़ा डरा करता था अपने वालिद साहब या वालदा से जो है वो उनके सामने तो इस बात का इजहार ही करना अच्छा। बड़ा एक खौफनाक सूरत हाल हो सकती थी कि मैं कह दूं कि मैं शायर हूं, क्योंकि शायर को ये समझा जाता है कि बस वो उसको इश्क करने के अलावा और शेर कहने के अलावा और कोई काम ही नहीं, आता, एक बेअमल इंसान समझा जाता है, जो कि जिसका मैंने अपनी नफ़ी भी कर दी अपने बाद के दौर में कि मैं बाहर चला गया और मैंने प्रोफेशनल लाइफ भी एक बड़ी भरपूर गुजारी। तो लेकिन ये कि उस ज़माने में चूँकि इस तरह का था तो वालिदैन के सामने तो नहीं, अलबत्ता दोस्तों के सामने साथ बैठ के और दोस्तों की महफ़िलों में ज़रूर वो अशार पढ़े जाते थे और कभी मुशायरे हों कहीं तो वहाँ बैठ के जो है ये अशार सुनाए जाते थे लोगों को। क्या बात है, क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि जिन शौरा कराम के अशार पढ़ के या नज़में या जिनका काम या वो चीज़ें पढ़ के आपने शुरू किया था अपनी शायरी को, उनकी कुछ सुना दें हमें। जी, अब इसमें जो है वो बहुत सारे, अब जैसे गालिब फैज़ और फराज की तो आप अगर सुनाना शुरू करें तो वो तो सुबह से शाम हो जाए और वो ख़त्म ना हो। जो आपको पसंद। फराज की जैसे एक बड़ी मशहूर है गज़ल के सिलसिले तोड़ गया वो सभी आते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। और या फिर जो है वो फैज़ की के दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और दस्ते फ़लक में गर्दिश तकदीर तो नहीं दस्ते फ़लक में गर्दिश अय्याम ही तो है। क्या बात। ये फैज़ का। या इकबाल की तो खैर मैं एक ज़माने में मुझे कुल्लियात जो है इकबाल की तकरीबन अज़बर थी, मतलब मैं इतना इकबाल का जो है वो आशिक़ हूँ। अगर कजरों हैं अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा, और इसी कौकब की ताबानी से है तेरा जहाँ रोशन, ज़वाले आदम खाकी ज़ियाँ तेरा है या मेरा। ये इकबाल की तो आप ये अगर पढ़ना शुरू करें तो वो तो फिर दिन गुजर जाएं, हफ्ते महीने गुजर जाएं और वो उनकी शायरी ख़त्म ना हो। फ़रत अब्बास शाह जो हैं वो एक हमारे नौजवानी के ज़माने के बड़े अच्छे शायर हैं और अभी भी उनकी शायरी बहुत अच्छी है। उनका जो बड़ा मशहूर शेर है, उनकी बड़ी मशहूर गज़ल है जिसका कि तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। क्या बात है। तो ये सब हम चाहेंगे कि आप अपना भी कोई हमारे साथ दोबारा शेयर करें। अच्छा देखिए, आपने ये ज़्यादती कर दी कि इतने बड़े शोरा का कलाम सुनने के बाद फिर आप मुझसे फरमाइश कर रही हैं, लेकिन अब चूँकि आपने कह दिया है तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। तुम्ही से रस्मो रहो आशनाई करनी है, तुम्ही से रस्मो रहो आशनाई करनी है, अगरचे तुमने भी तो बेवफाई करनी है। क्या बात है, क्या बात है। तुम्ही से रस्मो रहो आशनाई करनी है, अगरचे तुमने भी तो बेवफाई करनी है, और गुनाह सवाबो जज़ाओ सज़ा अरे नासह, गुनाह सवाबो जज़ाओ सज़ा अरे नासह, ये उस पे छोड़ दे जिसने खुदाई करनी है। और एक मतलब और एक शेर और सुनाऊंगा कि दिल रंजीदा चेहरा बंजर आँख सवाली रहती है, दिल रंजीदा चेहरा बंजर आँख सवाली रहती है, इस कुटिया में माई भागा कर्मा वाली रहती है। ये इसमें कंट्रास्ट आप देखिए दोनों मिसरों में कि पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में एक कंट्रास्ट है कि दिल रंजीदा चेहरा बंजर आँख सवाली रहती है, इस कुटिया में माई भागा कर्मा वाली रहती है, और अब भी कॉफ़ी का कप थामे तुमको सोचता रहता हूँ, अब भी कॉफ़ी का कप थामे तुमको सोचता रहता हूँ, अब भी मेरे सामने वाली कुर्सी खाली रहती है। क्या बात है, वाह जी वाह। अब भी मेरे सामने वाली अब भी कॉफ़ी का कप थामे तुमको सोचता रहता हूँ,
अब भी मेरे सामने वाली कुर्सी खाली रहे। खाली, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। यूसुफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपका कलाम सुन के भी बहुत खुशी हुई कि जनाब इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को ना सिर्फ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप यहाँ पर आए, हमारे लिए वक्त आपने निकाला आज के इतने इम्पोर्टेंट दिन के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी और आपके चैनल का भी ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ये जो इल्म व अदब की तरवीज और इसकी जो सरपरस्ती का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, ये एक मिशन है जिसको आप जारी रखे हुए हैं। आप खराज तहसीन के काबिल हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और जनाब ये शायरी के हवाले से उर्दू अदब के हवाले से बात कर रहे थे कि अप्रैल का जो महीना है वो शायरी के तौर पर जनाब पूरा महीना जो है वो आलमी सतह पर मनाया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी मज़ीद किताबों के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और इस सेगमेंट में प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वो किसी अच्छी किताब के साथ हमारा तारुफ़ करवा रहे होते हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस किताब से हमारा तारुफ करवा रहे हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी शुक्रिया मुनीबा। आज की जो किताब है कुरान स्टडीज़ फ़िलोसॉफ़िकल एक्सपोजिशन, डॉक्टर अब्दुल खालिक इसके राइटर हैं, इकबाल एकेडमी ने इसको शाया किया। और ये किताब बड़ी ही शानदार है इस सेंस में कि डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़ी थे, उस्ताद थे शोबा फ़लसफ़ा में, और 1-1.5 साल पहले आप का इंतकाल हुआ। आलीशान बुज़ुर्ग थे, बहुत ज़हीन फ़लसफ़ी थे। इनकी किताबें पढ़ के पाकिस्तान में लोग फ़लसफ़ी बनते हैं। मुस्लिम फ़लसफ़े पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। और जो बेहतरीन बात है, जो जिसकी वजह से ये हमारे ज़्यादा दिल के करीब हैं, वो ये है कि अल्लामा इकबाल की तरह ये भी ये समझते हैं कि कुरान के हक़ाइक़ और असरार, कह डाले कलंदर ने असरार एक किताब आखिर, तो उस किताब के अंदर जो असरार हैं उसको फ़लसफ़े की महदूदात के अंदर रहते हुए नहीं पाया जा सकता, उन असरार तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो यही अब्दुल खालिक साहब का भी मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि अक़ल का जो महदूदात हैं, फ़लसफ़ा दरअसल ताक़ुलात का नाम ही है ना, कि आप हर चीज़ की एक माकूल दलील, एक माकूल वजह तलाश करते हैं, यानी रैशनल देते हैं, रीज़निंग करते हैं। तो कुरान हकीम में बहुत सारे ज़ाहिर है मावराए अक़ल वाक़यात हैं, उसमें मौजज़ात हैं, और उसके अलावा ख़ुद अल्लाह ताला की अपनी ज़ात जो है, जो जिस पर ईमान लाए बग़ैर हम मुसलमान नहीं होते। बुनियादी बात यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है कलमे में भी। तो पहले खुदा पर ईमान, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आखिरी नबी मानना। तो अल्लाह ताला पर ईमान कैसे आ सकता है जबकि अक़ल ने उसको देखा नहीं है, हमारी आँख ने, हमारे कान ने उसको सुना नहीं है, हमारी हिस्सियात ने उसको महसूस नहीं किया। तो ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है फ़लसफ़ियाना नहज पे सोचने वालों के लिए या साइंसी दिमाग के लिए, कि जिस चीज़ का आप तजुर्बा नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज़ को तस्लीम क्यों करते हैं। अल्लाह ताला को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसकी ज़ात को, तो आप उसको तस्लीम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर इस तरह के बुज़ुर्ग जो हैं वो किताबें लेके आते हैं। इस किताब की यही अहमियत है। इनका ये कहना है कि आप कुरान हकीम को उस लॉजिक पे ना परखें जो लॉजिक इंसानों ने बनाई है। और ज़ाहिर है अरस्तू ने और उसके से पहले भी लोग थे, बाद में भी, तो उस पर गाहे बगाहे लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया। जैसे अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि डिडक्शन हो या इंडक्शन हो या कुछ भी, कोई भी फ़लसफ़ियाना जो तरीक़ेकार है वो इख्तियार कर लें, अल्टीमेटली उसी तरीक़ेकार से ही आपको निगेशन मिल जाएगी। कोई तरीक़ेकार आपको खुदा की ज़ात तक नहीं पहुँचाता। तो इसलिए बहुत सारे फ़लसफ़ियों ने इस वजह से माबद तबियात का भी इनकार कर दिया। तो इसमें आप देखिए कि सोशल टीचिंग सबसे पहले लॉजिक ऑफ द कुरान एंड गॉड कॉन्शियसनेस, यही खुदा का शऊर आपको कैसे हासिल होता है, यही बुनियादी नुक्ता था, यही सबसे पहला चैप्टर है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ही इन्होंने ये किताब लिखी है। ये जो चैप्टर है ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, बाकी सब उसके आगे उसके ऑर्गन्स हैं या पेरिफरीज हैं। जैसे कि आप जो है कुरान की अपनी एपिस्टेमोलॉजी है, कुरान इल्मियात के बारे में क्या कहता है, इसके अलावा कुरान हकीम को पढ़ कर आपके अंदर अखलाकी जो इनकलाब पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है, वो भी तभी पैदा हो सकता है जब अल्लाह ताला पर आप ईमान लाएं। अल्लाह ताला पर आप ईमान तभी लाएंगे जब आप उस मंतिक से जान छुड़ाएंगे जिसने आपको महदूद कर दिया है। तो इनका ये कहना है कि कुरान की एक अपनी मंतिक है। अफला यंजुरूना इलल इबल कैफ़ा खुलिकत, क्या आपको नज़र नहीं आता कि ये जो
बादल बनाए गए हैं, इनको कैसे बनाया गया है, या ऊँट बनाए गए हैं, इनको कैसे बनाया गया है। तो कुरान तो ख़ुद आपको इनवाइट करता है तफक्कुर की, तो फ़िक्र करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपने आप को महदूद ना करें। तो ये अब्दुल खालिक साहब का और इन जैसे बुज़ुर्गों का सबका यही मानना रहा है हमेशा कि कुरान हकीम को समझने के लिए मुरव्वजा जो मंतिक की कवानीन हैं वो नाकाफ़ी हैं। वो रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। तो अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबात में इनका बड़ा जिक्र किया, बड़ी यानी कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल जो कुरान अल्लाह ताला को साबित करने के लिए जो दलाइल हैं उनका रद्द भी किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी, फिर अल्टीमेटली आपको अपने नफ्स जो है और उस पर अपने कल्ब से महसूस करना पड़ेगा अल्लाह की ज़ात को। आप इसको तजर्बा करें, आप दुआ करें, उसके असरात देखें, फिर आपको पता चलेगा कि खुदा ताला की ज़ात मौजूद है और वो समीउद दावत है, आपकी दुआ सुनती है और आपकी ज़िंदगी पे इनकलाब लेके आती है। तो इस किताब का मुताला हर मुसलमान के लिए आम तौर पर, ख़ास तौर पर फ़लसफ़े के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी जी, मैंने इसको पढ़ा और मेरा जो बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो एपिस्टेमोलॉजी में है, इल्मियात में, कि हम इल्म कैसे हासिल करते हैं, इस दुनिया के इस किताब का इल्म हासिल किया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।